हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। शून्य कर दिया जाएगा उन सभी गलतियों को जो अक्सर आप में से कुछ लोग करते हैं या हो सकता है आप भी करते हो बोर्ड एग्जाम्स में। इस अध्याय में तो अध्याय का नाम है दो चर वाले समीकरण, क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है बच्चों के पास। बहुत प्रश्न आते हैं कि भाई सर इसमें से क्या आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हम क्या कर लें कि एग्जाम में हम सारे से सारे सवाल सही करके आए। क्योंकि इस अध्याय से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले तो इस अध्याय से कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय करेंगे, फिर कुछ दीर्घ उत्तरीय करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से और बढ़ चलेंगे उस शिखर तक, उस बिंदु तक जिसके बाद अब कुछ ना बचे ये ढूंढने को, ये सोचने को कि अब एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे। मतलब आप इसी एक वीडियो में इसका पूरा निचोड़ ले लेंगे और इसके बाद आप कहेंगे कि अब मुझे इस अध्याय से सब आता है और आप हर तरीके के क्वेश्चन इस अध्याय से कर पाएंगे। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले कि एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है दो वेरिएबल में। तो एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में कुछ इस प्रकार से होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पे ए और बी जो होते हैं आपके एक्स और वाई के क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। सी जो होता है एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जिसे आप अचर पद भी बोलते हो। और एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको दो इक्वेशन दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो जो दो इक्वेशन होगी, अभी तो हमने एक इक्वेशन देखी, अभी दो इक्वेशन होगी तो वो किस रूप में होगी, तो वो होगा आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। और दूसरी होगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इस रूप में इक्वेशन होगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चार विधियां हैं। पहली है आपकी ग्राफ विधि, ग्राफ मेथड। दूसरा है आपका विलोपन विधि जिसे इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इलिमिनेशन, ठीक है, मेथड। तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापना विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि इसे बोलते हैं विलोपन विधि। चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये चार विधियां होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके जरिए हम इन दो चर वाले समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। हल निकालने का मतलब है कि एक्स और वाई का मान निकालना, एक्स और वाई का मान निकालना। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि ये जो दो रेखाएं होती हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं। एक कंडीशन तो बनता है कि हमारी एक रेखा है और दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो दो रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। उनका रूप होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। जो दूसरी रेखा होती है उसे हम लिख सकते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब मान लो हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, क्या दिए गए हैं, समीकरण। तो हम कैसे बताएंगे कि रेखाएं काट रही हैं या नहीं काट रही है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हो, समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। एक इसी में तीसरा कंडीशन और बनता है
कि एक रेखा है और दूसरी ठीक उसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं संपाती। संपाती मतलब को इंसिडेंट, है ना, संपाती रेखाएं। तो ये तीन तरीके की रेखाएं हो सकती है, मतलब यदि दो लाइन की इक्वेशन हमें दी जाए तो वो दोनों लाइन यदि हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे एक्स वाई का मान निकाल के, तो वो दोनों रेखाएं कितने तरीके की हो सकती हैं, तो इस तरीके से बन सकती हैं। या तो वो दोनों एक दूसरे को काटेंगी, या वो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब संपाती होंगी। तो हम इन रेखाओं को देख के बिना हल किए, बिना एक्स और वाई का मान निकाले कैसे पता लगाएंगे। कई बार परीक्षा में इस पर भी पूछा जाता है, दो समीकरण दे दिए जाएंगे, दो इक्वेशन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया रेखाएं का हल कैसा होगा, है, या रेखाएं कैसी हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि इनका हल कैसा है। ये चीज जानने के लिए कि रेखाएं कैसी हैं या इनका हल कैसा होगा, एक्स और वाई के एक एक मान आएंगे, मतलब एक अलग मान आएगा, या एक्स और वाई के बहुत सारे मान होंगे, ठीक है, या एक्स और वाई का कोई मान ही नहीं आएगा, ठीक है। तो तीन सिचुएशन बन सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 बटे B2 निकालेंगे, और फिर C1 बटे C2 निकालेंगे। इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। हमें दो रेखाएं दी गई हैं, तो जब दो रेखाएं दी गई होंगी तो इन दोनों रेखाओं से A1 A2 का मान लेके उनका अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। B1 B2 का मान लेके उनका अनुपात निकालेंगे, मतलब उनका रेशियो निकालेंगे, और C1 C2 का मान लेके उनका रेशियो निकालेंगे। अब इनको हम तुलना करेंगे, जब ये निकल जाएगा तो अब इनको देख सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो यदि आपका A1 और A2, ठीक है, यदि आपका A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तब तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, काटती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तब इस कंडीशन में इन रेखाओं का एक हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने जाना कि यदि इफ कंडीशन वन है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू, मतलब अनुपात निकालने के बाद यदि A1 बटा A2 बराबर है आपका B1 बटा B2, और ये बराबर है आपका C1 बटा C2 के, तो उस कंडीशन में रेखाएं आपकी समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा जहां पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू आएगी, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं असंगत। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, असंगत। इसको हम बोलते हैं संगत। इसको हम क्या बोलते हैं, संगत। तो इस कंडीशन में जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी, ठीक है, जिसे सुसंगत भी बोल सकते हो, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, मतलब इनका हल जो होगा एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यदि मान लो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, ठीक है, यदि मान लो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जब ये दोनों बराबर है तो ये तो कंडीशन खत्म हो गई, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और लेकिन यदि बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, भाई एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये दोनों बराबर हो बट ये वाला बराबर नहीं हो, तब ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा तो इनको हम बोलेंगे कि रेखाएं जो है असंगत है, असंगत है, और इनका जो हल है वो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन काहे होगा, ये समझ लो कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेंगी, कहीं काटेंगे ही नहीं, काटेंगे ही नहीं, तो एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा ग्राफ पर, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। और इस तरीके की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, असंगत रेखाएं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, जिसे हमने क्या बोला था, को इंसिडेंट बोला था, को इंसिडेंट, ठीक है। और जब रेखाएं को इंसिडेंट होंगी उस कंडीशन में क्या होगा, आपका A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, और ये बराबर होगा आपका C1 बटे C2 के। इस कंडीशन में
क्या हुआ दिख रहा है कि दोनों रेखाओं के हर एक बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो मतलब इस पे हर बिंदु पे एक्स और वाई का एक मान होगा, मतलब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल, ठीक है, अनंत हल होंगे, ठीक है। इस केसों को हम क्या बोलते हैं, आश्रित संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित संगत। चलो लिखने की जरूरत नहीं। अब हम इस पर कुछ सवाल देखते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी कंडीशंस बनती हैं हमने उनको यहाँ पे साइड में लिख लिया, आप लोग भी लिख लेना, जिससे कि जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाती हैं और थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे हमें बताना है। कि एक अद्वितीय हल होगा, कि 3 हल होंगे, कि अनंत हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशंस को जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। जर्नल फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन के एक तरफ सिर्फ जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो जीरो होना चाहिए। तो हम इसको 5 को इधर ले आएंगे, इधर से 15 को इधर ले आएंगे। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। और इसको लिख सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब हम देखो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। एक बार मैं इस तरीके से करके दिखाता हूं जैसे आपको एग्जाम में करना है। यदि 1 मार्क का आएगा तो नहीं करना है, 1 मार्क का आएगा तो हमें डायरेक्ट करना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले समीकरण की तुलना। यदि मान लो यही सवाल 1 से ज्यादा मार्क्स में आ जाए तब, तो देखो पहले वाले समीकरण की तुलना हम करेंगे। a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे वाले की करेंगे a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ देखो जो x के साथ है वही a1 का मान होगा, क्योंकि यहाँ x के साथ a1 है। y के साथ जो होगा वो b1 का मान होगा, क्योंकि y के साथ b1 है। और जो बिना x y का है वो c1 का मान होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि a1 बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। b1 बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। और c1 बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, a1 का मान लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, b1 का मान लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, और c1 का मान लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। c1 का मान माइनस का 5 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से a2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 6 हो जाएगा, और c2 बराबर आपका माइनस का 15 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो ये 2/3 आएगा, 2/3 a1 सॉरी 2/4 a1 और a2 का मान रख देंगे। a1 बटा a2 निकालेंगे जो कि आएगा 2/4। इसको काट देंगे, कट रहा होगा तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। इसी तरीके से b1 बटे b2 निकालेंगे। तो ये b1 का मान है और ये b2 का मान है। तो ये आपका आ जाएगा 3/6। ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आ गया 1/2। उसके बाद हम c1 बटे c2 निकालेंगे। c1 बटे c2, ये c1 का मान है और ये c2 का मान है। ये आ गया आपका माइनस का 5 बटे माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 एकम 5, 5 3 के 15, 1/3 आ गया। हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। लेकिन देखेंगे 1/3 तो 1/2 के बराबर नहीं है। तो इससे हमारी क्या कंडीशन निकलती है कि जो रेखाएं हैं यहाँ पे क्या आएगा, बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, समांतर है। ठीक है, और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें यदि ये एक नंबर से ज्यादा में आता है तो करना है, यदि एक नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से ये मान कॉपी करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, B1 का मान निकाल लेंगे और B2 का मान निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं। उसी तरीके से C1/C2 निकालेंगे, देख लेंगे और तुलना करके अब सीधे देख के बता सकते हैं कि बराबर है कि नहीं है, उस हिसाब से डायरेक्ट टिक लगा देंगे। अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो मतलब कंसिस्टेंट हो तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। यदि दो लाइन दी गई हैं, दोनों की दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, तो जो रेखाएं बनेंगी जब हम उनको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी, केवल प्रतिच्छेदी होंगी या केवल संपाती होंगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब रेखाएं का युग्म संगत होगा मतलब कंसिस्टेंट होगा तब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और उस कंडीशन में केवल रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो केवल प्रतिच्छेद करेंगी। तो ऑप्शन सी सही हो। तो अगला सवाल है कि आपका के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ उस के का हमें मान दिया गया है, 2 है, 3 है, 4 है या कोई नहीं है, ये हमको बताना है। तब इस कंडीशन में देखो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब बराबर के एक तरफ सिर्फ क्या होगा, 0 होगा, x प्लस 2y और 7 को उठा के इधर ले आओ तो ये हो गया 0। दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे 2x प्लस ky, ठीक है, और ये आ गया 14, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि A1/A2 निकाल लेंगे, ठीक है, B1/B2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे और C1/C2 निकाल लेंगे। मैं मान रखता हूँ यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और 1/2, ये A1/A2 होगा, ये आपका B1/B2 होगा तो 2/K, और ये आपका क्या होगा C1/C2 होगा -7/-14। अब क्या कह रहा है हमको कि संपाती रेखाएं, रेखाएं संपाती कब होती है मतलब कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो वो कब होती है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। इस कंडीशन में क्या होती है, आपकी संपाती होती है मतलब कोइंसिडेंट होती है, मतलब ये तीनों का तीनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी उत्तर आएगा, ठीक है। तो संपाती होने के लिए है ना, किसके लिए, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो हम तीनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और इन दोनों को हम ले लेंगे, कोई भी दो ले लो, तीनों बराबर है तो कोई भी दो ले सकते हैं। इन दोनों को लोगे, इसका इधर कर दो गुणा, इसका इधर कर दो गुणा, तो मतलब के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यदि ये दोनों रेखाएं संपाती हो तो के का मान हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यही इसका क्या है, सही उत्तर है। तो अगला सवाल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि समीकरण युग्म के हल, समीकरण है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। कितने हल है ये हमको बताना है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। अब भैया जब दो रेखाओं के समीकरण दिए जाते हैं तो इन तीन में से कोई ना कोई एक तो होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो पहला ही गलत है, ठीक है। जब हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं तो उनमें उनका कंडीशन यही कि या तो वो काटेंगी मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या संपाती होंगी मतलब अनंत हल होगा, या एक दूसरे के समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। तो चलो देखा जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन आप देखोगे हमें जर्नल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब बराबर के दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो सिर्फ हमें A1/A2 का मान निकालना है, B1/B2 का और C1/C2 का, और उनकी तुलना कर देनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A1/A2 मतलब x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1 हो गया, और यहाँ पर -3, ठीक है। B1/B2 निकाल लो, B1/B2, तो यहाँ पे
कितना है 2 है, और यहाँ कितना है -6 है। इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये भी -1/3, और C1/C2 देख लो, तो ये 5 है और ये 1 है। क्या है? 5/1। अब आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हो कि A1/A2 तो भैया बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? B1/B2 के। मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है C1/C2 के। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। अब कैसा हो कि यदि आपको यही बता दिया जाए कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आने, ये छोड़ो, ये बता दिया जाए कि कौन से सवाल आने वाले हैं, तब क्या होगा? अब पूरे सवाल कर पाओगे? तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, उन्हें पता ही नहीं है कि किताब में कहाँ पर क्या है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, जिससे कि यदि एग्जाम पेपर मिल जाए तो कम से कम वो भी तो सॉल्व कर सको। तो कुछ लोग सिर्फ अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप उनमें से एक ना बनो। ध्यान दो, पढ़ाई करो। आप पूरे नंबर अपनी मेहनत के दम पे ला सकते हो, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला सवाल है हमारा कि विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल करें। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि जो दो रेखाएं हैं किस तरीके की हैं, एक दूसरे को काटती हैं, या एक दूसरे के समांतर हैं, या एक दूसरे के संपाती हैं, इन पर आधारित प्रश्न किए। जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा। और किस तरीके के आते हैं ये भी आपने देखा। यदि इतनी चीजें आपको पता है तो इन पर आने वाले प्रश्नों को आप कर लेंगे। अब हल करेंगे हम सवालों को कि समीकरणों को हल करना, और हल करके उनमें एक्स वाई का मान निकालना, मतलब चर का मान निकालना। चर जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई हो, ए बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला सवाल इस पर हमारा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करें। जब दो समीकरण दिए गए हो, कोई एक विधि कहती गई हो कि इस विधि से हल करो, इस तरीके का सवाल 2 नंबर में आता है, 2 मार्क। ठीक है, तो देखा जाए तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं? विलोपन विधि में हम ये सोचते हैं कि हमें किसी एक चर को गायब कर देना है, एक्स को या वाई को हटा देना है। हटाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जिसे भी हमें हटाना है उसे हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर करने के लिए हम उसमें गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं आओ देखते हैं। तो मान लेते हैं, देखें हमें यहाँ पे y को हटाना है। ठीक है, हम हटाते किसको हैं? इजी क्या पड़ता है हटाना। यदि दो समीकरण दिए गए हैं, एक एक्स और वाई में है दोनों, यदि एक्स और वाई बराबर नहीं है तो हम उसको हटाएंगे, देखेंगे कि एक में प्लस कौन है और माइनस कौन है, मतलब विपरीत चिन्ह वाले कौन है। तो हम आप देख सकते हैं भाई यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो इनको हटाना ज्यादा आसान है। इनको हम बराबर करके सिर्फ जोड़ देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। देखा जाए तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें जो भी y का मान है, ठीक है, उसका गुणा y के साथ जो भी संख्या है गुणा में, ठीक है ना, जो भी इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे, इस वाले समीकरण में कर देंगे। ठीक है, इससे गुणा करेंगे 3 से। और जो आपका दूसरा समीकरण है उसमें हम गुणा करेंगे, यहाँ पर जो भी y का कोफिशिएंट है, गुणांक है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, उससे हम गुणा कर देंगे। तो इस वाले समीकरण में हम 1 से गुणा करेंगे और इस वाले समीकरण में हम 3 से करेंगे। इस बात को हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से, और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, देखिए जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। भाई गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, है ना, दोनों साइड करेंगे। तो x का 3 में गुणा 3x, 3 का y में गुणा 3y, 3 का 5 में गुणा 15। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 से करेंगे तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा समीकरण ऐसे ही रहेगा।
ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पे दोनों के दोनों समीकरण हो गए बराबर, तब यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो थ्री, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है, एक समान चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस है, और जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। यहाँ दोनों अलग अलग चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है जोड़ने पर। यहाँ पर होगा 15x और यहाँ पर होगा ये आपका 90। ठीक है। अब ये 5 चला जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 19/4। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। ठीक है, तो हम सिंपल x का मान यहाँ रख देंगे, तो इसको हटा दो। जब हम पहले लिख चुके हैं तो x की जगह सीधे उसका मान ही रख दो, 19/4। इसको भेज दो आप दूसरी तरफ, तो y बराबर 5 माइनस 19/4। यहाँ ले लो लघुत्तम, तो लघुत्तम लोगे तो आएगा 4, इसका इधर हो जाएगा गुणा, तो 4 5 20 माइनस 19, तो y बराबर 1/4। तो ये आपका y का मान आ गया। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे सवाल किए दो चर वाले रैखिक समीकरण से। यदि ये सेशन पसंद आया है, आप कमेंट करेंगे तो इसके बाकी के भी मैंने बहुत सारे प्रश्न छाट रखे। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट तैयार है। दूसरा पार्ट करने के बाद आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपसे छूट जाए। लेकिन यदि कम से कम आप अपने दो दोस्तों में शेयर करते हैं और इस वीडियो पे लाइक करते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि सेकंड पार्ट, दूसरा भाग, तो मैं जरूर ही लेके आऊंगा। कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में आपकी इच्छा पे।